हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने जो आरएस का रिवीजन चल रहा है उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि टॉप 50 होते ही मैं आप लोगों को लाइव भी अपना जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, जो भी करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर तो करने ही पड़ेंगे, तो इसमें मेरी हेल्प करें। चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का रिवीजन कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डे 14 है। आज का हमारा जो टॉपिक है मौर्य प्रशासन। इससे पहले हमने मौर्य प्रशासन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो महान शासक हुए हैं उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सबको फैक्ट के रूप में और एज अ फैक्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए बुलेट पॉइंट्स हमें याद रहे उस हिसाब से हमने उसको सिमिलर करते हुए जो क्वेश्चंस को रिवाइज किया था। आज जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो मौर्य प्रशासन। चलिए, पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इजी से हम पूरा लेवल इस प्रशासन के ऊपर कवर करने वाले हैं, तो आगे तक क्लास में बने रहें। स्टार्टिंग की क्वेश्चन इजी है। मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र। जो किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन था? अमात्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर है मैगस्थनीज। ये प्रसिद्ध जो यूनानी लेखक था, जो दरबारी विद्वान था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, जिसमें इसने मौर्य प्रशासन के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, खास करके पाटलिपुत्र के प्रशासन का। मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? केंद्रीकृत राजतंत्र। मौर्य प्रशासन में सबसे जो सर्व प्रमुख होता था वो राजा होता था, यानी कि ये सर्वोपरि होता था। इससे जो सेकंड नंबर पे अमात्य, जो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में गिना जाता था। सबसे जो खास व्यक्ति ही राजा का अमात्य बनता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य और उनका जो अमात्य थे वो कौटिल्य थे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप मंत्री परिषद को रख सकते हो। यह नीतिगत सलाह परिषद कहलाती थी, यानी कि कोई भी सलाह संस्था, जो कोई भी नीतियाँ बनाई जाती थी तो फाइनल जो डिसीज़न लिया जाता था, फाइनल डिसीजन तो राजा लेता था, लेकिन इस सभा में उस जो तथ्य थे उनको रखा जाता था, उस पर सलाह मशवरा किया जाता था। तीर्थ क्या था? उच्च विभागा अध्यक्ष। अब तीर्थ आप यात्रा से मतलब समझ लेना, ये बन जाते हैं क्वेश्चन और हमें ये कथनों में क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम गलत को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और हमारा नेगेटिव में चला जाता है। तो ये बारीक बारीक पॉइंटों को मैंने खोल खोल कर लिखाया था कि पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा याद हो। तो तीर्थ का अर्थ क्या होगा? उच्च विभागा अध्यक्ष। समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व कर संग्रह करता, यानी कि जो कलेक्ट करने वाला, ठीक है। सन्निधाता कौन था? राजकोष भंडार की देखरेख करना। आगे पढ़ते हैं और क्लियर होगा। समाहर्ता और सन्निधाता में क्या अंतर था? अब देखो, यहाँ पे देखो, समाहर्ता तो वसूली भाई था, यानी कि उसको तो कलेक्ट करने का काम था। सन्निधाता कौन था? वो संरक्षक था, यानी कि प्रोटेक्टर था, किसका? जो भी धन आता था उसका। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? प्रशासन, अधिकारियों और जनता पर निगरानी रखना, यानी कि जो प्रशासन था उस प्रशासन पर, अधिकारियों पर और जनता पर निगरानी रखने का काम कौन करता था? गुप्तचर। गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचरों के दो प्रमुख प्रकार कौन से थे? संस्था एवं संचार। देखो, आरएस में हमें भी प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो उस हिसाब से ये टॉपिक अपने आप में और हमें समझना भी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें कुछ नियम यहाँ से सीखने को मिलेंगे कि पहले की जो व्यवस्था थी वो कितनी अद्भुत थी। मतलब आज भी वैसे तो हम तरक्की कर ही रहे हैं, मतलब हर चीज़ का हमारा व्यवस्थित काम चलता है, लेकिन हमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रशासनिक रूप में देखी जा सकती है। संस्था गुप्तचर कौन थे? एक स्थान पर मतलब गुप्तचरों को भी दो भागों में बांटा हुआ था, संस्था और संचार। संचार वो जो घूम घूम कर ध्यान रखने वाले, संस्था यानी जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर की जो सारी व्यवस्था मतलब काम करने वाले जो गुप्तचर थे ना, वो संस्था गुप्तचर थे। धर्म, अब न्यायालय भी दो प्रकार के थे। तो पहला है धर्म स्थीय न्यायालय। ये किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था? ये दीवानी सिविल मामले होते थे, उनकी सुनवाई करता था, यानी कि कोई भी जैसे खेत वगैरह इनके और घर के लड़ाई झगड़े हुए या फिर आपसी विवाद वगैरह, ये तो धर्मस्थीय न्यायालय में। और जो कंटक शोधन थे उसमें
ये दीवानी में तो जैसे कोई बड़े जो नियम वगैरह इन पर राय देना या फिर उस पर कोई न्याय करना, वो तो धर्मस्थलीय में आते थे। और जो इसका उल्टा, मैंने सॉरी उल्टा बोल दिया, कंटक शोधन जो न्यायालय था उसमें फौजदारी एवं अपराधी मामले आते थे। दंड नीति का उद्देश्य अपराध रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून का अंतिम संरक्षक राजा को माना जाता था। सर्वोच्च न्यायाधीश ही राजा होता था। आज तो हम अलग सीजीआई नियुक्त करते हैं पूरे भारत के लिए, लेकिन उस टाइम जैसे आज राष्ट्रपति राजा है भारत का अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रथम नागरिक है राजा मीन्स, लेकिन वहाँ पर राजा ही सर्वोच्च होता था प्राचीन भारत में, क्योंकि राजतंत्र था और आज हम लोकतंत्र में जीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन होता था? समाहर्ता। यानी कि अगर हम बात करें कि इन सब में से जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो कौन था? समाहर्ता। और जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन था? अमात्य। ये हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके याद रखना होगा। और समाहर्ता हमें पता है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मौर्य प्रशासन मौर्य प्रशासन कितने प्रमुख प्रांतों में विभाजित था? 5 प्रांतों में। और मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख प्रांतीय जो राजधानियाँ थी वो इस प्रकार थी: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये उसी प्रकार से जैसे राजस्थान में संभागों में बटा हुआ है। राजस्थान 7 संभागों में, जो अभी वर्तमान में 10 संभाग में होने की बात कही गई है। और वर्तमान जो प्रांत का जो शासन राजकुमार की देखरेख। ओके, जिले का प्रमुख अधिकारी स्थानिक कार्य प्रशासन व कर वसूली का कार्य होता था। गौप ये भी अधिकारी होता था। ये किस पर अधिकारी होता था? 5 से 10 गांवों पर, यानी कि आरएस के नीचे फिर जिला अधिकारी होता है वो आरएस मान सकते हो आप, और फिर उसके नीचे जो गौप अधिकारी होते थे वो आरएस के अधीन काम करने वाले जो अधिकारी होते थे। ग्राम प्रशासन का मुखिया ग्रामीण कहलाता था, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र से ग्राम तक सुव्यवस्थित रूप से बनी हुई थी, हम ये कह सकते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में कितनी समितियाँ थी? 6। उद्योग शिल्प की इनके कार्य भी हैं, 6 समितियों के कार्य भी, और इनके 5-5 प्रत्येक समिति के 5-5 सदस्य भी थे। ठीक है, तो कार्य, पहला कार्य उद्योग शिल्प देखरेख, विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, व्यापार एवं वाणिज्य का नियंत्रण, निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, सेल्स टैक्स कलेक्ट करना, यानी कि बिक्री पर कर वसूल करना। मौर्य प्रशासन में व्यापार पर नियंत्रण क्यों रखा जाता था? उचित मूल्य, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और कर संग्रह सुनिश्चित। मौर्य प्रशासन में व्यापार पर नियंत्रण क्यों रखा जाता था? उचित मूल्य, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए। भूमि कर 1/6 था और आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर ही था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ और प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। कृषि विभागाध्यक्ष सीताध्यक्ष, वन विभागाध्यक्ष कोपियाध्यक्ष, खान का जो अध्यक्ष होता था वो आकराध्यक्ष, स्वर्ण व धातु से संबंधित जो अध्यक्ष होता था वो स्वर्णाध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का पणयाध्यक्ष, मापतौल का पोथवाध्यक्ष, मुद्रा अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा को पण कहा जाता था। सेना कौन कौन सी थी? हस्त यानी पैदल, हाथी और अश्व की सेना थी। प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली सेना क्यों कहा गया है? क्योंकि विशाल तो संख्या थी सेना की, सुव्यवस्थित थी और प्रशिक्षित सेना थी और प्रभावी सेना थी। तो इस तरीके से हमने जो मौर्य प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में जाना। होप्स हो कि आपके फैक्चुअल और मेंस राइटिंग के लिए कॉन्सेप्चुअल आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमें आंसर खुद से लिखना होता है, आपको पता है मेंस में। लेकिन मेंस की बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा जो 5 दिसंबर को प्री का एग्ज़ाम होगा, हम उसके लिए मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो इंडियन हिस्ट्री आपको भी पता है कि इतना वेटेज नहीं है, फिर भी हम ये रिवीजन इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हमारे एक पंथ दो काज हो, क्योंकि कभी भी मेंस की तैयारी अलग से नहीं की जाती। आप मेरे साथ आगे तक बने रहोगे इस क्लास में, तो डे बाय डे हम थोड़ा थोड़ा समय, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वो मेरा उद्देश्य है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कंबाइंड स्टडी करूँ, ग्रुप स्टडी करूँ। हालांकि अभी आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोगों के मैसेज मुझे नहीं आते हैं। आप ना तो मुझे कमियां बताते मेरी, ना मुझे एक रहता है ना स्टडी वाली फील तभी आती है जब 2 वे कम्युनिकेशन हो। तो वो चीज़ मैं नहीं ग्रैब कर पा रही हूँ आप लोगों से। शायद हो सकता है मेरा कंटेंट ठीक ना हो, तो आप जो भी आपको लगे कि मुझे आगे क्लासेस बनानी चाहिए या नहीं, छोटी बहन समझ के मुझसे सारी चीज़ें शेयर कीजिए ताकि मैं और अपना बेहतर दे पाऊँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं ग्रुप स्टडी करती हूँ और अपनी कमियों से अवगत होती हूँ, या फिर कुछ मतलब अगर
जैसे मुझे कुछ सुधार करना हो तो वो मैं बिना कम्युनिकेशन से नहीं जान पाऊँगी। तो आप अपने मैसेज में अपनी जो भी क्वेरीज़ है मुझे ज़रूर दें कि मुझे आगे क्लासेस बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपना ये जो कंटेंट है शेयर करूँ, तो मैंने सबसे अच्छा माध्यम यही चुना। तो होप सो कि आप इस क्लास को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब और मोस्ट ऑफ ऑल कि आप अपने जो विचार हैं मेरे साथ शेयर करें कि आप